आज पीएम मोदी के मन की बात का 114वां कार्यक्रम देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मंडली इलाके में मुठभेड़ जारी, एक पुलिसकर्मी शहीद और 2 जवान घायल। आज पीएम महाराष्ट्र को देंगे 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पुणे में मेट्रो लाइन का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। शिवपुर में बड़ा हादसा, स्कूल से वापस लौटते समय 3 बच्चे गड्ढे में डूबे, पानी में शव उतराए तो पता चला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आज तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शाम 6 बजे होगा शुरू। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन को दिखाई हरी झंडी। इंडिया गेट से शुरू हुआ मैराथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माना। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, जबकि 2 घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी HC वसीर अहमद शहीद हुए हैं। एक SSI और डिप्टी SP OPS को गोली लगी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। एक SSI और डिप्टी SP को गोली भी लगी है, डिप्टी SP OPS को गोली लगी है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ, जबकि 2 घायल हुए। आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। पुलिसकर्मी HC वसीर अहमद शहीद हुए हैं। एक SSI और डिप्टी SP OPS को गोली लगी है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, जबकि 2 घायल हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी HC वसीर अहमद शहीद हुए हैं। एक SSI और डिप्टी SP OPS को गोली लगी है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। इस दौरान मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ, एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी HC वसीर अहमद मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। एक SSI और डिप्टी SP OPS को गोली लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही, इस दौरान एक पुलिसकर्मी, जम्मू कश्मीर राज्य का एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में लगातार मुठभेड़ चल रही है। आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने वहां चारों तरफ से घेर कर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी दौरान आतंकवादियों के द्वारा की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है, 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी SP लेवल, डिप्टी SP लेवल के बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ एक SI लेवल के दरोगा है, जो भी घायल हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। आतंकवादी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल लगातार घेराबंदी करके सर्च अभियान चलाकर आतंकवादियों को मार गिराने के लिए प्रयासरत है। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। SSI और डिप्टी SP OPS को भी गोली लगी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी है, अभी भी ये मुठभेड़ जारी। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री होंगे उदयनिधि स्टालिन। आपको बता दें सीएम एमके स्टालिन ने उदयनिधि को नियुक्त किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल उदयनिधि को दिलाएंगे शपथ। आज शाम 3:30 बजे चेन्नई में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो आज शाम 3:30 बजे चेन्नई में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री होंगे उदयनिधि स्टालिन। सीएम एमके स्टालिन ने उदयनिधि को नियुक्त किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल उदयनिधि को दिलाएंगे शपथ। तो एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री होंगे उदयनिधि स्टालिन। एमके स्टालिन ने उदयनिधि को नियुक्त किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल उदयनिधि को दिलाएंगे शपथ। आज शाम 3:30 बजे चेन्नई में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री होंगे उदयनिधि स्टालिन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आपको बता दें हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। आज शाम 3:30 बजे शपथ ग्रहण होने जा रहा है। अखिलेश जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की ओर कदम बढ़ाया और ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि अब तमिलनाडु के अगले उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन होंगे। इसके लिए बाकायदा राजभवन जाकर नारायण रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है, उनको बाकायदा दावा भी किया गया और एक चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन को शपथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिलाई जाए। राजभवन के तरफ से चेन्नई में आज एक समारोह रखा गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल नारायण रवि चेन्नई के राजभवन में 3:30 बजे उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल, साथ ही साथ पार्टी के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि उदयनिधि के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाकर एमके स्टालिन ने साबित कर दिया है कि तमिलनाडु में सरकार जनता की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि एक परिवार की है। वो परिवार को बढ़ाना देने में लगे हुए हैं। बेटे को बढ़ाकर उन्होंने साबित कर दिया। फिलहाल आज 3:30 बजे उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल नारायण रवि चेन्नई के राजभवन में 3:30 बजे शपथ दिलाएंगे। मनोज। अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो तमिलनाडु के राज्यपाल शाम 3:30 बजे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को अपने मुख्यमंत्री रहते उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम एमके स्टालिन ने उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल उदयनिधि को आज शाम 3:30 बजे शपथ दिलाएंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री होंगे उदयनिधि स्टालिन।
तमिलनाडु के उपराज्यपाल आपको बता दें, तमिलनाडु के राज्यपाल उदयनिधि को शाम 3:30 बजे शपथ दिलाएंगे। सीएम एम के एस्टोले ने उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। दूसरे देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर है, जहां जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होगा। 40 सीटों में से अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। जम्मू जिले में 11, सांबा में 3 पर मतदान होना है। कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटों पर होगा मतदान। तो 40 सीटों में से अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज प्रचार थम जाएगा। कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शाम 6 बजे समाप्त होगा। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होगा। 40 सीटों में से अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 40 सीटों में से अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की। जम्मू जिले में 11, सांबा में 3 पर मतदान होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण का आज चुनाव प्रचार है। 40 सीटों के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 1 अक्टूबर को इस पर इन सीटों पर मतदान होना है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी ताकत झोंकने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस की कई पार्टियां आज कांग्रेस की कई रैली हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता आज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन देखा जाए कि तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए अभी 40 सीटों पर मतदान होना है। 40 सीटों में से अधिकतर सीटें जम्मू संभाग क्षेत्र से आती हैं और जम्मू की 11, सांबा की 3 और कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन यहाँ पर निर्दलीयों का भी अच्छा खासा कैंडिडेट के तौर पर भीड़ दिखाई देती है। लेकिन अभी अगर पुराने आंकड़ों पर ध्यान नजर डाला जाए तो यहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासा बढ़त पिछले चुनाव में मिला था, लेकिन इस बार काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कैंडिडेट कांग्रेस के बड़ी बढ़त के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो कई की गणित निर्दलियों ने बिगाड़ रखी है। तो अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का आखिरी मोड़ आ गया है, यानी तीसरे चरण के लिए आज मतदान शाम 6 बजे थम जाएगा और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी पार्टियां आखिरी दिन अपने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक देती। अभी देखना होगा कि 1 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद माहौल क्या आता है, और उसके बाद जब चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल आते हैं तो उसमें किसको बढ़त मिलती है, ये भी देखने की चीज होगी। मनोज। अखिलेश जी, अगर जम्मू संभाग की बात की जाए, जो इन आखिरी चरण में जो 40 सीटों पर चुनाव होना है, जम्मू संभाग में ये 40 सीटें, अधिकांश सीटें आती हैं, इनमें हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार का चुनावी गणित क्या नजर आ रहा है? लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है या बीजेपी इस बार भी जम्मू संभाग में सभी पार्टियों को मात देती नजर आ रही है और लीड देती नजर आ रही? जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में हर बार जम्मू क्षेत्र की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। उसकी वजह भी यहाँ रहती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त के तौर पर हर चुनाव में दिखाई देती है।
इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई लोग ये भी कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जम्मू क्षेत्र में खासा नुकसान होगा, कांग्रेस को बढ़त होगी और निर्दलीय, कई ऐसे निर्दलीय हैं जो जम्मू क्षेत्र के संभाग में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। और कहीं ऐसा न हो कि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी को हराने में कांग्रेस के बजाय कई निर्दलियों की भूमिका ज्यादा नजर आए और इसका फायदा इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस को मिले। हालांकि अभी से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपने कैंडिडेटों को कमजोर देखते हुए और निर्दलीय प्रत्याशियों को दमदार चुनावी मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ते और उनके जीतने की संभावनाओं पर नजर अभी से बनाए हुए हैं और उन पर डोरे डालना भी शुरू कर दिए हैं कि जब मतगणना के बाद अगर निर्दलीय जीतता है तो वो उनके साथ आए। इस तरह की भी अभी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी तो हर हालत में सरकार बनाने के लिए लगी हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने टॉप स्टार प्रचारकों को जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक के बाद उतारा और जबरदस्त तरीके से और बेहद गुप्त रणनीति के साथ चुनावी अभियान में अपना कदम बढ़ाया और चुनाव प्रचार को भी अमल में लाते हुए ताबड़तोड़ तरीके से वादे और इरादों के साथ प्रचार किया और कई ऐसे वादे किए जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को वोट मांगा और वोट देने की अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के सभी पार्टी अपने अपने तरह से करती नजर आई। मनोज, अखिलेश जी, इस विशेष जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो जम्मू जिले में 11, सांबा में 3 सीटों पर मतदान होना है, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटों पर मतदान होना और अधिकांश सीटें ये जम्मू संभाग की बताई जा रही हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, आज शाम 6 बजे तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। अब रुक करेंगे अगली खबर का दिल्ली से। अगली अहम खबर, जहां वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। मंत्री किरण रिजिजू ने इंडिया गेट से शुरू की है मैराथन। इंडिया गेट से शुरू होकर भारत मंडपम पर समाप्त हुई मैराथन। 3 किलोमीटर मैराथन की सैकड़ों लोगों ने इसमें मैराथन में भाग लिया। तो इंडिया गेट से भारत मंडपम तक ये मैराथन आयोजित हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। इंडिया गेट से भारत मंडपम तक 3 किलोमीटर की मैराथन, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। तो दिल्ली से इस वक्त हम खबर, वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन का शुभारंभ हुआ है। मंत्री किरण रिजिजू ने इंडिया गेट से शुरू किया मैराथन। वर्ल्ड हार्ट डे पर यह मैराथन इंडिया गेट से शुरू होकर भारत मंडपम पर यह मैराथन समाप्त हुआ। 3 किलोमीटर के इस मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंत्री किरण रिजिजू ने इंडिया गेट से शुरू की मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। इंडिया गेट से शुरू होकर भारत मंडपम तक ये मैराथन खत्म हुई। 3 किलोमीटर की इस मैराथन में सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। मंत्री किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। इंडिया गेट से होकर भारत मंडपम पर समाप्त हुई मैराथन। 3 किलोमीटर के इस मैराथन में बड़ी संख्या में लोग
शामिल हुए। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर मैराथन का आयोजन किया गया। इंडिया गेट से भारत मंडपम तक इस मैराथन का आयोजन हुआ। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। देखिए, भारत सरकार लगातार आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान हर तरह से चलाती रहती है। सरकार के द्वारा एक के बाद एक जागरूकता अभियान स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मैराथन का आयोजन कराया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली के इंडिया गेट पर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन इंडिया गेट से शुरू होकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम तक गया और ये करीब 3 किलोमीटर लंबा मैराथन दौड़ आज शुरू किया गया। और इस मैराथन के समय सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ही इंडिया गेट पर जुड़ना शुरू हो गए थे। सभी इस मैराथन में शामिल होने के लिए दिल्ली के कई कोनों से आए थे। किरण रिजिजू जैसे ही वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन को हरी झंडी दिखाई, वैसे लोगों ने मैराथन में भाग लेकर दौड़ना शुरू किया और इंडिया गेट से शुरू होकर मैराथन भारत मंडपम समाप्त हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैराथन का आयोजन करने का मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि भारत के लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, वो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। आजकल हार्ट अटैक की बहुत घटनाएं सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि कम उम्र के लोगों में भी यानी नव युवकों में भी इस तरह की बीमारियां पनप रही हैं और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इन चीजों को जागरूकता फैलाने, लोगों में जागरूक बनाने, लोगों को इसके प्रति सचेत करने के लेकर ये आज मैराथन का वो आयोजन कर रहे हैं। और इस मैराथन का आयोजन करने के पीछे उनकी एक ही मंशा है कि लोग वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर हृदय के प्रति जागरूक हों, उसके लिए चिंतित हों और उसका अगर कोई दिक्कत आती है तुरंत उसका इलाज कराएं और समाधान खोजें, ना कि इसमें लापरवाही बरतें। इसी की जागरूकता को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज हार्ट डे के अवसर पर मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसका हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं, साथ में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है, जहां आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। हरियाणा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के वजीरपुर में पहली जनसभा होगी, वहीं नागल चौधरी विधानसभा की अनाज मंडी में दूसरी जनसभा होगी। इंद्री में जय हनुमान स्टेडियम कुंजपुरा में तीसरी जनसभा होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज हरियाणा में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं और जनसभाओं के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा चुनाव के समर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। हरियाणा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के वजीरपुर में पहली जनसभा है। इसके अलावा नागल चौधरी विधानसभा की अनाज मंडी में केंद्रीय गृह मंत्री की दूसरी जनसभा है। वहीं हरियाणा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार भी जोर शोर से करने में पार्टियां लगी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियां आज हरियाणा में होने जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में चुनावी माहौल बनाएंगे। अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी तक हमारी आवाज संभवतः नहीं पहुंच पा रही। अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो दिल्ली से यह अहम खबर, आज हरियाणा के में 3 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जनसभाओं को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित तमाम, आम आदमी पार्टी, तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की हरियाणा में चुनावी जनसभाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 सभाएं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी हरियाणा में आज चुनावी सभा है। नागल चौधरी विधानसभा की अनाज मंडी में दूसरी जनसभा को केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। इंद्री में जय हनुमान स्टेडियम में तीसरी चुनावी सभा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज हरियाणा दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा में 3 जनसभाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। तो बादशाहपुर विधानसभा में पहली जनसभा है। इसके अलावा नागल चौधरी विधानसभा की अनाज मंडी में दूसरी जनसभा है। वहीं इंद्री में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तीसरी जनसभा है। कुल मिलाकर 3 जनसभाओं को ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के पक्ष में हरियाणा में माहौल बनाते दिखाई देंगे। साथ ही लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की भी अपील करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा का यह अहम दौरा, रोहतक के अनाज मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा के पंचकुला में प्रबुद्ध जैन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोहतक की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में प्रबुद्ध जैन सम्मेलन को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की हम खबर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा का यह अहम दौरा। रोहतक की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। हरियाणा के पंचकुला में प्रबुद्ध जैन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज हरियाणा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां हरियाणा में हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की भी आज हरियाणा में रैली। हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोहतक की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शिवपुरी जिले के निवोदा गांव में एक गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है। गांव के बाहर मिट्टी खोदने से इस खदान नुमा गड्ढे में पानी भरा हुआ था। इसी के पास बच्चे खेल रहे थे। अचानक हादसा हो गया। परिजनों को आधे घंटे के बाद इस दुखद घटना की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि यह तीनों बच्चे खेल खेल में पानी में उतर गए और गहरे पानी में डूबते चले गए। डूबने लगे इन बच्चों को डूबते देखते हुए अन्य लोगों ने आसपास के लोगों को बुलाया। तब तक बच्चे डूब चुके थे। लोगों को गड्ढे के पास उन बच्चों की चप्पलें दिखाई दी। 10 फुट गहरे गड्ढे में उतरकर बंजारा बस्ती के लोगों ने इन बच्चों को निकाला, लेकिन तब तक इन बच्चों की मौत हो चुकी थी। इस घटना से परिवार सदमे में है। सर, हम इधर खेत में दवाई डालने जा रहे थे
तो बच्चे खेल रहे थे साइड में, तो ये देखा, मैं यही सोच रहे कहीं डूब ना जाए, पास में ही घर है इनका जी 7-8 बच्चे खेल रहे थे यहीं पे। जी। हमने तो यही देखा, बाद में जब हमारा आदमी आया घर पे, उसने कहा बच्चे डूब गए, कम से कम 1 घंटे बाद। अच्छा, बहुत देर डूबे रहे, कितने बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे? 5-6 बच्चे खेल रहे थे, कितने डूबे हैं? 3 बच्चे डूबे। अच्छा, ये गड्ढा में पानी क्या बरसात में भर जाता है कि? हाँ, बरसात में भरा है। अच्छा, पहले से नहीं भरा था? हाँ, पहले नहीं, बरसात से इसमें से गिर के जो भर दिखाई दे रहा है कि इसमें से किसी ने लाल मरम निकाली है, वो कैसे निकाली है, आपको पता है कुछ? गया। सर वो तो ये हाथों से बेचते हैं, मतलब मट्टी वो घर में लगाने वाली, कौन लोग? ये बंजारे। आज कोलारस तहसील अंतर्गत ग्राम निगोदा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ 3 छोटे बच्चे जो कि नहाने के लिए ग्राम के समीप ही एक गड्ढे में गए थे जहाँ पानी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ था। तो यहाँ नहाने के दौरान डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन, राजस्व और पुलिस का अमला ग्राम में ही मौजूद है और RBC 6-4 के तहत जो राहत राशि होती है और जो जरूरी कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। के बाद अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे बच्चे। राहुल बैरागी हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गड्ढे में खेलते समय 3 बच्चों के डूबने की ये दुखद मौत की खबर सामने आ रही है, कैसे ये घटना घटित हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा, पूरा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलाहर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर 5 से 7 बच्चे जो सुबह स्कूल से जाते समय जो टहल रहे थे, वहाँ पर 2-4-5 जो गड्ढे, जो अवैध उत्खनन जो रहता है मध्य प्रदेश में सबसे चरम सीमा पर चलता है अवैध उत्खनन। यहाँ पर अवैध उत्खनन होने के बाद में जो गड्ढे हो जाते हैं 10 फीट, 8 फीट, 5 फीट, ऐसे गड्ढे खोद कर निकल जाते हैं अवैध खनन वाले। जो वहां पर पानी भरा हुआ था गड्ढों के अंदर, बच्चे खेलते उन्होंने सोचा कि अपन हाथ पैर मुंह धो लें या उस पानी में खेल ले, इस तरह वो पानी के पास गए और एक बच्चा उसके अंदर फिसल कर नीचे गिरा और एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरा बचाने गया और उसको देखते हुए तीसरा गया कि हम बचा ले एक दूसरे तीसरे को। तो 3 बच्चे वहां पर एक ही गड्ढे में मौत के मुंह में समा गए हैं और वही 4 से 5 और बच्चे जो साथ में थे वो वहां से निकल गए हैं। वहीं देखा जाए, जहां पर शासन प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो वहां पर SDOP सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच में जुटा है। जी राहुल, अगर बात की जाए खनन की, आपने बात की खनन माफियाओं के द्वारा ये गड्ढे किए गए, उसके बाद इन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया गया और लोगों को इन गड्ढों के माध्यम से, जैसा कि ये दुखद हादसा हुआ है, इस तरीके के ये गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अब इस पर किस एंगल पर जांच चल रही है और आगे से ऐसे हादसे न हो तो इन गड्ढों को भरवाने के लिए या आगे इस तरीके की घटनाएं न हो, इसके लिए प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? जी, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए, पूरा जो है ये मध्य प्रदेश में हर जगह, हर जिले में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है और चरम सीमा पर है। शासन प्रशासन के नाक के नीचे बड़े स्तर पर अवैध खनन होता दिखाई दे रहा है। हर जिले की अगर बात की जाए, शिवपुरी छोड़कर किसी भी जिले की अगर बात की जाए तो यही हालात हैं। कई जगह ये ऐसे गड्ढे हैं। अगर शिवपुरी में जो गड्ढे अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हैं, ये यही नहीं, जिले में हर जगह, हर क्षेत्र में ये खोखले कर दिया है, जहां पर मोरम जो रहता है वो खोद कर ये ले जाते हैं, अवैध उत्खनन करते हैं और वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मामले को लेकर प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस ओर कोई ठोस कदम उठाने की कोई बात नहीं की है। अगर इसी तरह से ये गड्ढे दिखाई दिए हैं, ऐसे रहे हैं, तो बड़ा हादसा हो सकता है और भी आगे। जी राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नज़र बनाए रखिए, अब आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो कोलारस क्षेत्र में गड्ढे में खेलते समय 3 बच्चे डूबे हैं। आपको बता दें, स्कूल से लौटने के बाद अन्य बच्चों के साथ ही बच्चे खेल रहे थे। पानी में शव उतराता लोगों ने देखा, तब पता चला। आनन फानन में इन बच्चों को इन गड्ढों से निकाला गया। 3 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है, जहां भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच का आज तीसरे दिन भी बारिश ने मैच में खलल डाला है। बारिश के चलते अभी तक आपको बता दें कवर हटाने की नौबत नहीं आई है। पिच पर नमी के चलते स्पिनरों को मदद जरूर मिलने की बात की जा रही है, लेकिन अब मैच कितनी देर में शुरू होगा ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जनता दरबार में लोगों से वो मिलकर उनकी समस्याओं को निस्तारित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में लोगों की वो समस्याएं सुनते नजर आ रहे हैं। और इस बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का आज तीसरे दिन भी बारिश ने मैच में खलल डाली है। बारिश के चलते नहीं आई कवर हटाने की नौबत। पिच पर नमी के चलते स्पिनरों को मदद जरूर मिलेगी। अश्विन और जडेजा ले सकते हैं विकेट। बल्लेबाजों को गुगली परेशान कर सकती है। अगर धूप निकली तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। अगर मैच शुरू हुआ तो बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन। पहले दिन 37 ओवरों का ही मैच हो पाया था और बारिश के बीच मैच बीच में ही रोक दिया गया। और दूसरे दिन यानी कि कल बिना एक भी बॉल फेंके कल का जो दिन का मैच था वो रद्द कर दिया गया था। कल मैच हो नहीं पाया और आज तीसरा दिन है और आज देखने वाली बात होगी कि अगर मौसम ठीक रहता है तो आज मैच शुरू हो सकता है। काफी लंबे अरसे के बाद कानपुर में मैच हो रहा है, तो टेस्ट मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और लगातार दर्शकों के हाथ में मायूसी नजर आ रही है। पिच में नमी की वजह से अश्विन और जडेजा को विकेट मिल सकते हैं, उनको पिच से मदद मिल सकती है। वहीं बल्लेबाजों को गुगली परेशान कर सकती है। आज पिच की अगर बात की जाए, अगर धूप निकलती है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि मैच कब शुरू हो पाता है, क्योंकि आज भी देर रात तक बारिश होती रही और सुबह भी कानपुर में हल्की फुल्की रिमझिम बारिश देखने को मिली। ऐसे में अब देखना होगा कि आज का मैच कब शुरू हो पाता है। टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन, दूसरे दिन का खेल हो नहीं पाया और पहले दिन सिर्फ 37 ओवर का ही खेल हुआ था। अश्विन और जडेजा को अब इस विकेट से जरूर मदद मिल सकती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मैच कब तक शुरू हो सकता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां चुनाव आयोग ने शुरू की है तैयारियां। यूपी की 10 सीटों पर जल्द होगा उपचुनाव। 10 जिलों में 3 साल पूरा कर चुके हैं अफसर, वो हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, इस दायरे में 40 एसडीएम शासन स्तर से आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। एसडीएम या एडीएम इस दायरे में आ रहे होंगे, उन सभी को शीघ्र ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रदेश में जल्द होंगे 10 सीटों पर उपचुनाव। एसडीएम या एडीएम के दायरे में जो भी आ रहे होंगे उनको हटाया जाएगा, उनको स्थानांतरित किया जाएगा, उन सभी को शीघ्र स्थानांतरित किया जाएगा।
लखनऊ से अहम खबर, चुनाव आयोग ने शुरू की है तैयारियां। यूपी की 10 सीटों पर जल्द होगा उपचुनाव। 10 जिलों में 3 साल पूरा कर चुके अफसर हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, इस दायरे में 40 एसडीएम आते हैं। इसके अलावा शासन स्तर से आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। एसडीएम या एडीएम इस दायरे में जो आ रहे होंगे उनको स्थानांतरित किया जाएगा। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में जल्द ही 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। बागपत, हाथरस और कासगंज में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भेजने की तैयारी। पीपीपी मॉडल पर वायबिलिटी गैप में फंडिंग स्कीम के तहत ये कॉलेज बनेंगे। बागपत, हाथरस और कासगंज में बनेगा मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमेठी में सुशासी कॉलेज का निर्माण कार्य 34% पूरा हो चुका है। वहीं यूपी के 3 जिलों में खुलने जा रहे नए मेडिकल कॉलेज। लखनऊ से अहम खबर, प्रदेश में जल्द ही 3 नए मेडिकल खुलेंगे। नए मेडिकल कॉलेज खुलने की तैयारी की जा रही है। बागपत, हाथरस और कासगंज में खोले जाएंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज। अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। पीपीपी वायबिलिटी गैप में फंडिंग स्कीम के तहत ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बागपत, हाथरस और कासगंज में बनेगा मेडिकल कॉलेज। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सभी तैयारियां जो पूरी की जा रही हैं। अमेठी में सुशासी मेडिकल कॉलेज 34% पूरा हो चुका है। यूपी के 3 जिलों में खुलने जा रहे हैं 3 नए मेडिकल कॉलेज। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। सीएम गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। आज प्रमुख औद्योगिक प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले सीएम ने जनता दरबार लगाया है। मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में कक्षा का लोकार्पण करेंगे सीएम। शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। हनुमान प्रसाद पोद्दार की 132वीं जयंती में भी शामिल होंगे। तो कल गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और आज पूजा अर्चना के बाद उन्होंने गौ सेवा की और उसके बाद जनता दरबार लगाया और अब अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। तो लखनऊ से अहम खबर, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री। शनिवार शाम सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। सीएम गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। आज प्रमुख औद्योगिक प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के साथ गौ सेवा की और जनता दरबार लगाए, लोगों की समस्याएं सुनी। मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में कक्षों का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। शीतल
बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पादन संयंत्र का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। 30वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में कक्षों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। शीतल बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पादन संयंत्र का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला चित्रकूट दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने संध्या भवन में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह अभियान कार्यक्रम में शिरकत कर कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित किया और अन्नप्राशन व गर्भवती महिलाओं को गोद भराई किट वितरित किया है। इसके बाद उन्होंने ग्राम प्रधानों, स्वयं सहायता समूहों की दीदियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से संवाद कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। हमारा सुपोषण 7वां पोषण माह था, जिसमें 1 महीने हमारा सुपोषण अभियान चलता है, जिसमें हमारा कुपोषित जो बच्चा है उसको स्वस्थ करने की पूरी एक मुहिम जारी होती है। आंगनबाड़ी के केंद्र के अंतर्गत जितने भी बच्चे आते हैं उनको स्वस्थ सुपोषित रखने के लिए सरकार की तरफ से भी डबल उनको पुष्टाहार मिलता है, साथ ही साथ दवाएं भी मिलती हैं, नर्सिंग सेंटर की भी व्यवस्था है। तो सरकार ये चाह रही है कि हमारा कुपोषण जड़ से समाप्त हो और हमारा भारत विकसित भारत बने। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का